मम्मी, मेरा दोस्त क्या है जो कुदरत ने मेरे साथ इतना क्रूर मजाक किया। सिमरन अपनी माँ से रो रो कर पूछ रही थी। उसके रोने से माँ का कलेजा फटा जा रहा था। वे क्या जवाब दें। बेटी का दुख इस कदर हावी हो रहा था कि जैसे उनके खुद के प्राण न निकल जाएं। बूढ़ी हड्डियाँ कितना सहन करेंगी। पिता का भी वही हाल था। भाई बहन सभी की आंखें गीली थी। सभी उसे धैर्य बंधा रहे थे, मगर वह थी कि रोना बंद करने का नाम नहीं ले रही थी। सिमरन की यह दूसरी शादी थी। पहले से एक लड़की मीना थी। वह 5 साल की रही होगी जब उसके पिता एक एक्सीडेंट में गुजर गए। सिमरन के लिए इस हादसे को सह पाना आसान ना था। मात्र 30 की रही होगी सिमरन जब उसे वैद्य का सहनीय दुख झेलना पड़ा। गोरी चिट्टी तीखे नैन नक्श वाली सिमरन में चित्ताकर्षण के सारे गुण थे। खूबसूरत इतनी थी कि जो भी एक बार देखे बस देखता ही रह जाए। उसका पहला पति अक्षय एक निजी कंपनी में उच्च अधिकारी था। कार, फ्लैट, आधुनिक सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद था। अक्षय उसे बेहद प्यार करता था। वह अपने छोटे से परिवार में खुश थी कि एक दिन उसके एक्सीडेंट की खबर ने सिमरन की खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। सहसा उसे विश्वास नहीं हुआ। अक्षय की लाश के पास बैठकर वह बार बार उसे उठने को कहती। इस हृदयवादक दृश्य को देखकर सबकी आंखें नम थी। किसी तरह लोगों ने नंदिता को हर वक्त संभाला कि जख्म समय वक्त जख्म को भर देता है। ऐसा ही हुआ। सिमरन एक निजी कंपनी में नौकरी कर ली। वह धीरे धीरे अतीत के हादसों से उबरने लगी। सब कुछ सामान्य हो चुका था, मगर माँ बाप को चैन नहीं था कि वे उसकी पहाड़ जैसी जिंदगी को लेकर चिंताकुल थे। वे चाहते थे सिमरन की दूसरी शादी हो जाए ताकि उसकी ज़िंदगी में आया सूनापन भर जाए। कब तक अकेली रहेगी? क्या अकेले ज़िंदगी काटना एक स्त्री के लिए आसान होगा? माना कि वह अपने पैरों पर खड़ी है, फिर भी जब घर से काम आती है तो अपने आप में खोई रहती है। ना किसी से ज़्यादा बोलना, ना किसी से जिरह करना। यकीनन अकेलापन उसे अंदर ही अंदर बेचैन किए हुए था। भले ही जाहिर ना करे, पर क्या माँ बाप की अनुभवी नज़रों से छिप सकता है? वे बेटे की दुर्दशा देखकर गहरी वेदना से भर जाते। ये सब देखकर एक दिन पिता ने सिमरन से कहा, हम तुम्हारी दूसरी शादी करना चाहते हैं। यह प्रत्याशित था सिमरन के लिए, फिर भी इसका जवाब देना था। अंत वह बोली, मेरी बेटी का क्या होगा? मैं उसे आप लोगों पर छोड़कर ब्याह कैसे रचाऊं? यह मेरे लिए संभव नहीं। अगर लड़का तुम्हारी बेटी को अपनाने के लिए तैयार हो जाए तब स्वीकार करोगी? कैसा हो सकता है जो किसी और से बेटी पैदा को अपनी बेटी माने? सब एक जैसे नहीं होते। एक ऐसा ही रिश्ता आया है। लड़के को कोई एतराज़ नहीं है। वह सरकारी नौकरी में है। पहली पत्नी से 2 संतानें हैं, एक 15 साल का बेटा और एक 10 साल की बेटी। पिता बोले, उनके पालने की जिम्मेदारी मेरी होगी। पालना क्या है, दोनों अपने पैर पर खड़े हैं। सिर्फ साथ की बात है जिसकी तुम दोनों को ज़रूरत है। पिता के इस कथन पर सिमरन ने सोचने के लिए कुछ समय मांगा। उसने हर तरीके से सोचा, फिर इस फैसले पर पहुंची कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। इससे जहां उसके माँ बाप की चिंता कम होगी, वहीं उसे भी आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। माँ बाप कब तक जिंदा रहेंगे, भैया भाभी का क्या भरोसा? कल वो बदल गए तो बेटी को लेकर जीना आसान होगा? सिमरन की रजामंदी के बाद उसके ऑफिस में उसका भावी पति विनोद उसे देखने आया। सांवला रंग, सामान्य कदकाठी, सिर पर नाम मात्र बाल, नैन नक्श ऐसे मानो 19वीं सदी के हों। सिमरन को वह जमा नहीं। उसका पहला पति बेहद स्मार्ट था, एमबीए किया था। वह विनोद को देखने से सरकारी विभाग का बाबू लग रहा था। न ढंग से कपड़े थे, न बातचीत में स्मार्टनेस की झलक। उसका मन उदास हो गया। विधवा न होती तो आज भी उसके लिए कुंवारों की कमी न होती। आपका नाम सिमरन है? विनोद ने पूछा। जी, सिमरन मुस्काई। मेरा नाम विनोद है। अगर आपको एतराज़ ना हो तो आज शाम किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। कुछ देर के लिए सिमरन हिचकिचाई, फिर खुद को संयत कर उससे क्षमा मांगकर एकांत में आई। अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ ने उसके साथ जाने की इजाज़त दे दी। ना चाहते हुए भी वह विनोद के साथ रेस्टोरेंट में गई। कॉफ़ी के सिप के बीच विनोद बोला, क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? क्या आप शादी के लिए तैयार हैं? सिमरन के सामने दूसरा कोई चारा न था। उसे लगा रंग रूप अपनी जगह है, मगर ज़िंदगी जीने के लिए एक पारिवारिक व्यक्ति होना बेहद ज़रूरी है। साथ में उसका आर्थिक भविष्य भी सुनिश्चित हो।
यह सभी सोचकर उसने रंग रूप को नज़रअंदाज कर दिया। मुझे अपनी बेटी की फ़िक्र है, क्या आप उसे पिता का नाम देंगे? सिमरन के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थी। क्यों नहीं? जब आप मेरे बेटे बेटी को माँ का प्यार देंगी तो मैं भला पिता के कर्ज से विमुख होऊंगा? आपकी बेटी मेरी बेटी। भरोसा रखिए, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस बात के लिए आश्वस्त होना चाहूँगी कि आप अपने और मेरे में कोई भेद नहीं करेंगे। ऐसा ही होगा। विनोद मुस्काया। विनोद की इस कथन में सत्यता नजर आई। शादी के लिए हाँ कर दी। शादी संपन्न हो गई। सिमरन ने नौकरी छोड़ दी। धीरे धीरे उसने खुद को नए माहौल के रूप में ढाल लिया। विनोद के लिए वह दूसरी किसी हूर से कम नहीं थी। करीबियों को तो छोड़िए, उसके दूर दूर के नहीं थी। इसके बल वह विनोद के दिल पर राज करने लगी। विनोद की हालत यह थी कि जब उसे सिमरन धकेलती तब वह ऑफिस जाता, वरना उसी के मोहपाश में बंद कर समय काटना उसे अच्छा लगता। ऑफिस जाता तो सिमरन को 10 बार फ़ोन लगाकर अपना हाल दिल बयां करता। 2 साल गुजर गए। इस बीच एक लड़के की माँ भी बन गई। बच्चा दोनों की सहमति से पैदा हुआ। सिमरन के लिए यह अच्छी खबर थी। एक लड़की तो थी ही, अब वह लड़के की माँ भी बन गई। बच्चे की माँ बनते ही सिमरन का पूरा ध्यान उस पर लग गया। लड़का पूरी तरह अपनी माँ पर गया था। एकदम गोरा था। कहीं से नहीं लगता था कि वह विनोद का बेटा है। ऐसा बेटा पाकर विनोद ने हाल था। यूँ बेटे का नाम सुबोध रखा। एक दिन विनोद की बड़ी बहन सुमन हालचाल लेने के लिए आई। जब तक विनोद की दूसरी शादी नहीं हो गई थी तब तक वही देखभाल करती थी। जब शादी हो गई तो आना जाना कम कर दिया। उसका अपना भी परिवार था। विनोद हाल लेने के बाद वह विनोद की पहली पत्नी से पैदा बेटे अंकित और बेटी अनुराधा के कमरे में आई। विनोद सिमरन एक साथ नीचे रहते थे तो उनकी दोनों संतानें दूसरी मंजिल पर पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कमरे में घुसते ही विनोद की बहन ने पूछा। दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई को छोड़कर बुआ की तरफ मुखाबित हो गए। ठीक चल रही है, अंकित बोला। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ इतनी दबी क्यों है? सब ठीक तो है? सुमन ने भाप लिया। उसने फिर पूछा, नहीं माँ कैसी है? अंकित समझदार था इसलिए कुछ ना बोला। वहीं अनुराधा बोल पड़ी, पापा ऊपर कम आते हैं, ज़्यादातर नीचे नई माँ और बच्चे के साथ रहते हैं। पहले रोज़ हमारे लिए बाजार से कुछ ना कुछ लाते थे, अब सिवा डांटने के उन्हें कुछ नहीं सूझता। सुनकर सुमन को दुख हुआ। उसने अपने ही बच्चे पढ़ाई करने लगे। ऐसा होना स्वाभाविक था, मगर इस कदर बच्चों से बेखबर हो जाएगा इसकी कल्पना उसने नहीं की थी। सुमन को विनोद का दोबारा बाप बना नागवार गुजरा। जब पहले से ही 2 संतानें थीं, सिमरन की जोड़े तो 3, उस पर एक बेटा और लाना कहाँ की समझदारी थी। सुमन को विनोद मूर्ख लगा, जो अपनी बीवी के रंग रूप में ऐसा डूबा कि सही गलत का फैसला भी नहीं कर पाया। सुमन पहले से ही उसके इस फैसले से खिन्न थी। एक बार सोचा विनोद इस संदर्भ से बात करे, उसे दुनियादारियां सिखाए, पर फिर अगले पल सोचा उन लोगों का आपसी मामला है, बिना वजह बुरी बनेगी। विचार प्रक्रिया बदली तो सोचा उनका आपसी मामला बताकर क्या वह अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग रही? क्या उसका इस परिवार पर कोई हक नहीं है? सगी बहन है, कोई सौतेली माँ नहीं। जब कोई नहीं था तो तब उसी ने परिवार का हर्ज करके विनोद का घर संभाला। अब उनका आपसी मामला बताकर किनारा कर ले? उसका मन नहीं माना। उसने अंकित और अनुराधा की फिक्र थी, इसलिए वह विनोद को रास्ते पर लाना ज़रूरी लगा। विनोद, आजकल तुम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हो। वो बेचारे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। अपने बच्चे? ये क्या कह रही है दीदी? क्या सिमरन के बच्चे मेरे बच्चे नहीं हैं? मैं ये सब कब कहा? मगर तुम्हें उन पर विशेष ध्यान देना चाहिए क्योंकि वे बिन माँ के हैं। विनोद सुमन की बात बुरी लगी। सुमन आगे बोली, सुना है तुमने अनुराधा का नाम पहले वाले स्कूल से कटवा दिया है और एक छोटे स्कूल में डलवा दिया है, दूसरे कमरे में नवजात शिशु को दूध पिलाते हुए। सिमरन सारी बातें सुन रही थी। एक बार सोचा कि इसका प्रतिकार करे, मगर भाई बहन का आपसी मामला समझकर चुप रही। स्कूल इसलिए छुड़वा दिया क्योंकि उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। अंकित का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था। ऐसे में बिना वजह में स्कूल में डालने की और चर्चा है, इसीलिए सस्ते स्कूल में डलवा दिया। सुमन के स्वर में व्यंग का पुट था। तुम उसकी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते तो वो कमज़ोर नहीं होती। तुम्हारा सारा ध्यान सिमरन के इर्द गिर्द ही रहता है।
सुमन का कथन विनोद को शूल की तरह चुभ गया। अंत वह गुस्से में बोला, दीदी बेहतर होगा तुम इस पचड़े में ना पड़ो। सिमरन मेरी पत्नी है, मैं उसका ध्यान नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। बीवी का ख्याल है, अपने खून का नहीं। सुमन तल्ख स्वर में बोली, अब मैं तुम्हारे घर कभी नहीं आऊँगी। अंकित और अनुराधा को नहीं पाल सकते तो मेरे यहाँ छोड़ देना, मैं देख लूँगी। यह कहकर सुमन वहाँ से चली गई। विनोद खून का घूंट पीकर रह गया। उसका मन किया कि सुमन को खूब खरी खोटी सुनाए, मगर हिम्मत नहीं हुई। उस दिन पति पत्नी में इस बात को लेकर खूब कहा-सुनी हुई। सिमरन कहने लगी, मैंने सपने में न सोचा था तुम्हारे बच्चे इस हद तक जा सकते हैं। क्या ज़रूरत थी सुमन दीदी के कान भरने की? क्या उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिल रहा है? लगाई बुझाई करना कोई इनसे सीखे। और फिर मुंह फुलाकर बैठ गई। विनोद को काफ़ी देर तक उसे मनाना पड़ा, तब जाकर वो मानी। उधर सुमन का मन विनोद रवैये से खिन्न था। सिमरन का रंग रूप इस तरह हावी हो गया था कि अपना खून बेगाना लगने लगा। सिमरन की बेटी को अच्छे से अच्छे कपड़े लाना, बड़े स्कूल में दाखिला दिलाना, बाजार मॉल घुमाना, उल्टी सीधी मांगे पूरी करना, प्यार दुलार सब सिमरन के ही परिवार तक सिमट गया। विनोद के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से उसकी सभी बहनें उससे कटने लगी, मगर विनोद को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए सिमरन ही सब कुछ थी। सिमरन ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। विनोद के मकान पर सिमरन का नाम चढ़ गया। ऑफिस में पत्नी की जगह सिमरन का नाम हो गया। ये सब सिमरन ने खुद को आर्थिक रूप से सुरक्षित करने के लिए किया। अंकित से कुछ भी छिपा न था। राखी के दिन जब वह सुमन के घर आया तो सारी बातों का खुलासा कर दिया। सारी बात जानने के बाद वह बोली, सिमरन ने अच्छा नहीं किया। आते ही तुम्हारी माँ के सारे गहने ले लिए। अब धीरे धीरे हर चीज़ पर कब्जा करती जा रही है। माँ का जिक्र करते ही अंकित की आंखें भर आई। भरे कंठ से बोला, माँ होती तो ये सब ना होता। सब समय का खेल है। कल विनोद के लिए तुम्हारी माँ ही सब कुछ थी। बदलाव आता है, मगर विनोद इतना बदल जाएगा मुझे सपने में भी भान नहीं था। खैर छोड़ो, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जल्दी से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। बुआ जी, मुझे अनुराधा की फ़िक्र होती है। मैं सोचता हूँ जल्दी से मैं कमाने लायक हो जाऊँ ताकि उसकी अच्छी शादी कर सकूँ। अंकित की बातों से लग रहा था सचमुच वह समझदार हो गया है। सुमन का मन भर आया। अंकित ने सिविल सर्जन की तैयारी की और उसमें सफलता हो गया। उसकी नौकरी पा जाने पर सिमरन ज़्यादा खुश नहीं थी। उसकी नज़र में अंकित औसत बुद्धि का लड़का था। वही विनोद खुश था। सिमरन को लगा विनोद का झुकाव कहीं अंकित की तरफ ना हो जाए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन मनहूस खबर आई कि विनोद को फूड पॉइजनिंग हो गया है। वह शहर से 100 किलोमीटर दूर एक गांव में शादी अटेंड करने अकेला गया था। वहीं पर उसे फूड पॉइजनिंग हो गया। तब वह काफ़ी देर हो चुकी थी और वह रास्ते में ही चल बसा। अंकित फैज़ाबाद में पोस्टेड था। भागा भागा आया। पिता की लाश देखकर फूट कर रोने लगा। आज पहली बार उसे लगा कि वह सचमुच में अनाथ हो गया है। पिता के सारे क्रियाक्रम करने के बाद वह वापस जाने लगा तो नंदिता के पास आया। बोला, अम्मी आप यह मत समझिएगा कि अकेली हो गई हैं। मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। मोना की शादी में मेरे हिस्से की जिम्मेदारी है। वैसे अनुराधा वैसी मोना, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अचानक सिमरन फफक कर वो पड़ी। वहाँ बैठे सभी अचंभित हो गए। अंकित पास बैठी सुमन से बोला, बुआ माँ को देखिए क्या हो गया है। एक बार सुमन को लगा कि क्यों वह उससे सहानुभूति जताने जाए। जैसा किया वैसा भुगते। बुआ की दुविधा अंकित ने भांप ली। उसे अच्छा नहीं लगा। जो भी वह उसकी माँ है, क्या उसे मंझधार में छोड़कर यूं चले जाना उचित होगा? उन्हें दोबारा वैद्य की पीड़ा झेलनी पड़ी। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कुदरत के एक स्त्री के लिए? मुझे क्षमा कर दे, मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि अंकित से भेदभाव कर रही हूँ। वह मेरे बेटे से भी बढ़कर होगा। सिमरन का इतना भर कहना सबके मन के भाव एकाएक बदल गए। सुमन को अब भी सिमरन के व्यवहार में आई परिवर्तन पर भरोसा नहीं था। उसे यही लग रहा था कि उसने वक्त की नज़ाकत समझकर पैंतरा बदल लिया है। फिर एकांत में अंकित को समझाने का प्रयास किया। नहीं बुआ जी,
अब उनका मेरे सिवा कोई नहीं है। उन्हें जैसा भी व्यवहार मेरे साथ किया हो, मैं अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होऊंगा। सुमन को अंकित का कद उससे भी बड़ा नजर आने लगा। वह इंसान नहीं, साक्षात फरिश्ता लगने लगा। वह भाव विभोर हो उठी। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।